Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my Physics by Hashim Zia. भाई आज की हमारी पर्टिकुलर क्लास किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रही है। आज की हमारी पर्टिकुलर क्लास आ रही है एक्सरसाइज नंबर 3.4 के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिन चीजों को डिस्कस किया था, आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे होंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्राइमली हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा यह जा रहा है कि भैया आपको सॉल्व करना है जो भी आपको पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, यानी कि जो भी आपको डिफरेंशिएट दिया जाएगा, जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट पर्टिकुलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। भाई देखो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहा है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू साइन एक्स, बच्चों वाला क्वेश्चन है। भाई देखो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 7 के जो बाकी पार्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आएंगे, मगर क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 1 हो गया, ये नॉर्मली एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 भी समहाउ एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि भाई आपसे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x प्लस 2 इंटू साइन एक्स। तो भैया अगर आपको उसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे नोट डाउन कर दोगे। एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे नोट डाउन कर दोगे। फिर सेकंड नंबर के ऊपर मेरा बेटा क्या काम करोगे, सिंपल तरीके से अप्लाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर, अप्लाई अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख दोगे। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे किस वेरिएबल, मुझे क्या सा वेरिएबल गिवन है, एक्स का वेरिएबल गिवन है। तो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से ले लेना है। क्वेश्चन में यही जुमला लिखा हुआ है कि भाई आपको डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना है जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसके रिस्पेक्ट से। सही है ना भैया, सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। अब क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा सिंपल डेरिवेटिव मेरा यहाँ पर अप्लाई हो गया इस एफ एक्स के फंक्शन के ऊपर भी और इस कंप्लीट इस फंक्शन के ऊपर भी। हमारा क्या हो जाएगा भैया, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा कैसे, x प्लस 2 इंटू साइन एक्स के ऊपर। तो भैया सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे एक चीज साफ दिख रही है कि भाई x प्लस 2 मेरा एक कंप्लीट फंक्शन है, साइन एक्स मेरा एक फंक्शन है, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो भैया सिंपल डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। याद है कि भूल गए, डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, पहली वाली टर्म को एज इट इज का एज इट इज रहने दो, दूसरी वाली टर्म के ऊपर सिंपल डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो, बीच में साइन लगाओ प्लस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेके अप्लाई कर दो। सही है ना भैया, सिंपल इज दैट। तो भाई x प्लस 2 का x प्लस 2 तो इधर ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव x के बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है, सिंपल इज दैट। प्लस का साइन एक्स एज इट इज का एज इट इज, x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भैया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 के बराबर। तो सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन होने के बाद क्या बन गया, ये बन गया cos x का cos x। देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये cos x दोनों टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या बन गया cos x इंटू एक्स का x, और आगे क्या हो गया प्लस क्या साइन 2 cos x का cos x, और ये साइन x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया प्लस का साइन एक्स एज इट इज का एज इट इज। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो डेरिवेटिव कभी भी एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा हो, इसको लिखने का एक और तरीका क्या क्या होता है, एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स के मायने क्या होते हैं, फंक्शन का एक टाइम डेरिवेटिव लिया गया है। भाई ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर लेट सपोज मेरा एक सिंपल फंक्शन था, ये जो क्वेश्चन गिवन है आपका एक सिंपल फंक्शन है, अगर इसके ऊपर एक सिंपल सा ये डैश का सिंबल आ जाए तो डैश के मायने क्या होते हैं, एफ प्राइम। एफ सिंगल प्राइम का मतलब क्या है कि भाई फंक्शन पे एक दफा डेरिवेटिव लिया जा चुका है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया। ये भी आंसर हो सकता है, इससे ऊपर चाहो तो उसको एक्सपेंड ना करो, वो भी आंसर हो सकता है, बट ये इसको फाइनल सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सही है ना भैया, कोई मुश्किल बात, ये चीज एमसीक्यूज में आती है भाई, 5 नंबर के लिए इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। सही है ना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा मेरा बेटा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटरमीडिएट में तरीके से नहीं समझी, कल को एप्टीट्यूड के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। एप्टीट्यूड पे 40% पेपर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से होता है। कल को जब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ना, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईपीए के अंदर, एनईटी के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, प्यास के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, तो मेरा बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन प्राइमरली सबसे ज्यादा आती है। और उसके बाद जब कल को तुम यूनिवर्सिटीज में अल्लाह करे पहुंच जाओ, मेरी दुआ है कि तुम पहुंच जाओ। सही है ना, जब पहुंच जाओगे तो वहां पे जाके भी याद रखना है इस जुमले को कि भाई वहां जाके भी, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने के बाद भी, हर सेमेस्टर के अंदर, हर साल के अंदर, प्रोग्रामिंग हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे कंप्यूटर हो, वहां पे भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लाजमी आती है। सही है ना भैया,
तो कहने का मकसद क्या, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी। तो बेटा ये वो सांप है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तो अगर तुमने सांप से दोस्ती कर ली तो भाई ये तुम्हें बहुत अच्छे से पालेगा, अदरवाइज ये तुम्हें वैसा डसेगा बेटा जैसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते। सही है ना भाई, ये बेसिक जुमला मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे आपको वेरिएबल क्या गिवन है, थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे मेरा प्यारा बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं हमारे मुल्क के, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या करोगे भैया, सिंपल तरीके से देखो, सबसे पहला काम और अच्छा बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज नोट डाउन करना होता है। क्वेश्चन को एक दफा क्या कर लेना है मेरा प्यारा बेटा, एक दफा एज इट इज उतार लेना है। उतार लिया भाई, कोई मसले की बात नहीं सर, कोई मसले की बात नहीं है। एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज उतार लिया। अब क्या काम करोगे भैया, अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव किस फंक्शन के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव लो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे थीटा गिवन है, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। भाई ये जुमला लिखना बहुत जरूरी होता है। देखो एक मैथ्स के अंदर और एक नॉर्मल फनकार के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हो आपके 90 प्लस नंबर आए सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर में, तो भैया आपको मेरे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे बड़े प्राइमरी स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं भैया, हमेशा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो अप्लाई कर रहे हो उसको शो करना है भैया। हवा में तीर नहीं मारना मैथ्स के अंदर, वरना मैथ्स वाले में और थ्योरी इंग्लिश के पेपर में या पर्टिकुलरली फारसी के पेपर में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा भाई। अगर मैथ्स करो तो बेसिक स्टेप्स को लाजमी शो करना है, सही है ना भाई। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी थीटा के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लिया, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी राइट हैंड साइड के ऊपर भी। तो डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं मेरा प्यारा बेटा, थीटा की रिस्पेक्ट से, सही है ना भैया। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा, इंटू सेक क्यूब थीटा। तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। अब अगर आप और से देखें तो भैया यहाँ पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई कर दीजिए। डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, पहली वाली टर्म को एज इट इज का एज इट इज रहने दो। सिंपल तरीके से दूसरी वाली टर्म के ऊपर क्या अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो सेक क्यूब थीटा के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। बीच में साइन आएगा प्लस का, जिस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था उस टर्म का क्या ले लोगे मेरा बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। सिंपल इज दैट, बच्चों वाली चीज है, सही है ना भैया। सिंप्लीफिकेशन फर्दर कर दी जाएगी। तो भैया क्या बन गया, ये देखो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा एज इट इज। भाई सेक क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव के अंदर देखो यहाँ पे सेक के ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके लिखूंगा तो 3 माइनस का 1 क्या बन गया, स्क्वायर थीटा बन गया। और फिर बेस का डेरिवेटिव लूंगा। ये सारी बातें पुराने लेक्चर समझाते हुए आ रहा हूं, सही है ना भाई। तो बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला किसके बराबर होता है मेरे शागिर्दों, ये होता है सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा के बराबर। और चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एंगल का डेरिवेटिव 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, सही है ना भैया। कोई मसले की बात यहां तक किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम की बात। प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज आ गया। आगे क्या करेंगे, आगे देखो भैया, आगे सेक क्यूब थीटा का सेक क्यूब थीटा एज इट इज। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन देखो यहाँ पे क्या आ रही है, पावर आ रही है स्क्वायर। तो पावर फॉर्मूला पहले अप्लाई होगा, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, दो में से एक या एक ही बचा। और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव में टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और एंगल का डेरिवेटिव लेने की नीड नहीं है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं अगर हो सकती है तो कोई। तो भैया यहाँ पे क्या है, देखो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है भैया, सही है ना। ये डेरिवेटिव सही है, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। कैसे करेंगे भैया, देखो सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये देखो भैया मेरे पास यहाँ पर आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इधर ये 3 जो आ रहा है, देखो 3 कांस्टेंट है, इसको उठा के पहले लिख देता हूँ। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा। और आगे क्या है, आगे मौजूद है सिंपल सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। आगे देखो भैया, आगे क्या है, आगे सबसे पहले देखो ये 2 कांस्टेंट, क्योंकि तमाम टर्म्स ही मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले लिख देता हूं। और फिर क्या है, टेंजेंट थीटा। फिर क्या है मेरे पास, सिंपल देखो सेक क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, चलो पहले अलग अलग करके लिख दो। पहले क्या आ गया, सेक क्यूब थीटा, और फिर क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो मैथ्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। वी ऑल नो दिस थिंग कि मेरा प्यारा बेटा, मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई मैथ्स आपसे कहता है कभी भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी बेसिस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है ना भाई। लेट सपोज अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करवाऊं तो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के
बराबर होगा? मैं आपसे कहता हूँ a को a की पावर 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, किसके बराबर होगा? a की पावर 6 के बराबर होगा, सिंपल इज दैट। तो भाई यहाँ पे भी अगर सिंप्लीफिकेशन मैं करूँ, देखो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इस टेंजेंट थीटा से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेंजेंट की पावर 4 थीटा। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा जब सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? बेसिस आर सेम तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, सेक क्यूब थीटा बन गया। सिमिलरली प्लस का 2 एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे देखो सिंपल टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, देखो सेक क्यूब थीटा जब सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। तो एक तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ सकता है। मगर इस क्वेश्चन का एक आंसर और भी आ सकता है कि अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं। भाई देखो यहाँ से क्या चीजें कॉमन आ सकती है, दोनों टर्म्स के अंदर से क्या चीज कॉमन आ सकती है? मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इन दोनों टर्म्स के पास टेंजेंट थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक तो मैंने टेंजेंट थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया। हमेशा कॉमन वो चीज ली जाती है जो दोनों के पास मौजूद हो। देखो यहाँ पे टेंजेंट की पावर 4 थीटा, यहाँ पे सिंपल टेंजेंट थीटा, तो कॉमन पार्ट क्या है? टेंजेंट थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे देखो सेक क्यूब थीटा और यहाँ पे क्या है? सेक की पावर 5 थीटा, यानी कि दोनों के पास सेक की पावर क्यूब थीटा कॉमन है। यहाँ पे देखो ना क्यूब क्या, सेक क्यूब कॉमन है, और यहाँ पे देखो सेक की पावर 5 है, तो पावर 5 का मतलब क्या? पावर 3 भी एग्जिस्ट कर ही रहा होगा उसके पास। तो हमने क्या करना है? मैंने सिंपल यहाँ से सेक क्यूब थीटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? देखो यहाँ पे 3 का 3 स्टार्टिंग वाला 3 एक तो बच गया। देखो मैंने टेंजेंट थीटा निकाल लिया इससे, तो क्या बच जाएगा? सिंपल टेंजेंट क्यूब थीटा इसके पास बच जाएगा। और सेक क्यूब थीटा पूरा कॉमन ले लिया, तो ये तो खत्म हो गया। प्लस के साइन के बाद 2 का 2 एज इट इज। देखो टेंजेंट थीटा पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है, तो ये तो खत्म हो गया। सेक की पावर 5 थीटा में से अगर सेक क्यूब थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? सिंपल सेक स्क्वायर थीटा बच गया। सिंपल तरीके से ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? एनी वन ऑफ यू जल्दी से मुझे सोच के बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसले की बात। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, क्लास 4 क्लास 5 के कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन आपको गिवन था, आपने उसको एक दफा लिख दिया। सिंपल तरीके से यहाँ पे वेरिएबल आपको थीटा गिवन था, थीटा के डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, सही है ना भाई? मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करा, सिंप्लीफिकेशन करनी है, अगला काम सिंपल सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करते हुए चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। मुझे बताइए ना इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताइए जरा क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी बच्चे को? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात? अरे बच्चों वाली चीज है मेरा प्यारा शागिर्द, सही है ना भैया? क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। अगेन बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है भाई। इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन क्या है, तमाम शागिर्दों को गिफ्ट है भाई। ऐसा नहीं है मैं नहीं करवाऊंगा, वीडियो को स्टॉप करिए, तमाम बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। कैसे सॉल्व करोगे बेसिक में बता देता हूँ भाई। देखो यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है? पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखोगे, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर? इस cos क्यूब टी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। फिर प्लस का साइन लगाओगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, जिसका नहीं लिया था डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव ले लोगे। अच्छा यहाँ पे टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अप्लाई होगा, सही है ना भैया? सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों देखो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सही है ना? सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। अब देखो ये साइन स्क्वायर 3t एज इट इज का एज इट इज। cos क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो अगेन पावर क्या आ रही है? क्यूब आ रही है, तो क्यूब का मतलब क्या हो गया? पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 3 cos स्क्वायर टी, और फिर टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। आगे क्या बन गया? आगे हो गया मेरे पास cos क्यूब टी का cos क्यूब टी। अब यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर 3t का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसको समझ लो भैया। स्क्वायर का क्या हो जाएगा? भाई स्क्वायर आ रहा है तो उसका मतलब पावर आ रही है, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पावर को क्या कर दोगे? पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे। यहाँ पे एंगल 3t है, तो 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 के बराबर। अब फाइनली चीजों को सिंप्लीफाई करोगे, आंसर बना लोगे। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है? इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो नहीं कि नहीं कर सकते भाई? ऑल्दो मैंने क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा दिया पूरा, इन दो स्टेप्स के अंदर मैंने ऑलरेडी पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया भाई। बेसिक चीज है, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है, आपने सिंपल तरीके से क्या किया? उनको मल्टीप्लाई करवा दिया ना। दो टर्म्स क्या हो रही थी मेरी? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी। अगर ये दो टर्म्स मेरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो आपने सिंपल तरीके से क्या फंक्शन परफॉर्म करा? आपने सिंपल तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया? बेसिक कॉन्सेप्ट है, पावर फॉर्मूला अप्लाई करके। हमने क्या करा यहाँ पे? सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई किया, पावर फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा दिया, सॉल्व करवा दिया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है? बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं भाई। आइए जरा मुश्किल क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, सही है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन। देखो भाई, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भैया। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? अंडर रूट का क्वेश्चन गिवन है, ऊपर साइन 2x गिवन है, नीचे cos x गिवन है। भाई लग देखने में बड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि है बच्चों वाला भैया। क्या काम करेंगे? देखो हर अच्छे बच्चे की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहला काम, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा
कॉपी डाउन कर देना होता है। फिर अगला काम क्या है, डेरिवेटिव अप्लाई करना। अब आप क्या करोगे, देखो ये आपको फंक्शन गिवन है ना, एफ की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, एफ का फंक्शन गिवन है, सही है। तो आपने क्या करा है, इसको सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एक दफा लिख दिया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, किसकी रिस्पेक्ट से, एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को ले लिया। तो भैया डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इधर भी और उधर भी, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एफ के फंक्शन के ऊपर, और इधर भी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा प्यारा बेटा डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, ये अप्लाई हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस x के ऊपर। अब क्या काम करेंगे मेरे प्यारे शागिर्द, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। मगर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करें, अंडर रूट आ रहा है, तो भाई क्या मसले की बात है मेरे प्यारे शागिर्द, ये बात जानते हैं कि हमने उन्हें रूट का, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने का एक शॉर्टकट सिखाया था। याद करो, याद है कि नहीं याद, मैंने आप तमाम लोगों को स्क्वायर रूट का एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है। भाई वो स्क्वायर रूट का शॉर्टकट ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए कि कभी भी तुम्हारे पास एक स्क्वायर रूट की टर्म आ रही हो, एक तरीका जो एक नॉर्मल बच्चा, जो नल्ला बच्चा सॉल्व करेगा, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करेगा, फिर वहां सिंप्लीफाई करवाएगा। व्हाइल ऑन दी अदर एंड अच्छा बच्चा क्या करेगा, हमारा शागिर्द, उसके पास स्क्वायर रूट का शॉर्टकट होगा। स्क्वायर रूट का शॉर्टकट क्या है, 1/2 लिखो। जो भी तुम्हारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आ रहा है, जो भी तुम्हारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है, इसको आंखें बंद करके नीचे वाले 2 के साथ उतार दो। इसको आंखें बंद करके नीचे वाले 2 के साथ एक दफा एज इट इज उतार दो। सर उतार दिया, अब क्या काम करें, भाई अब सिंपल सा काम करो। अब सिंपल सा काम क्या करोगे, अब सिंपल तरीके से ऊपर जाओ, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओ, और डेरिवेटिव को अप्लाई करो। किसके ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करो, रूट के अंदर जो वैल्यू थी उसके ऊपर तुमने अब सिंपल तरीके से क्या कर देना है, डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है। ये एक शॉर्टकट होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, ये शॉर्टकट बिलियन डॉलर्स का है, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। क्या कहता है ये शॉर्टकट, कि कभी भी तुम्हारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आ रहा हो, तुमने सिंपल तरीके से काम क्या करना है, तुमने सिंपल तरीके से काम ये करना है कि भैया 1/2 लिखोगे, और जो भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रही है उसको नीचे वाले 2 के साथ लिख दो, और फिर ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओ, और फिर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लो। सही है ना भाई, यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ जानी चाहिए। अब क्या काम करेंगे भाई, अब सिंपल सा काम है। सर वो सिंपल सा काम क्या है, कि भाई देखो यहां पे नीचे क्या बन गया, 1/2 का 1/2, और रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर मौजूद है साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस x का कॉस x, और यहां पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है ऊपर किसके ऊपर, साइन 2x बाय कॉस x के ऊपर। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और डेरिवेटिव के अंदर डिवीजन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव में क्या एग्जिस्ट करता है, डिवीजन फॉर्मूला। के दुनिया में कभी भी दो फंक्शंस अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनसे पहले डेरिवेटिव आ जाए, तो आपको डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है मुझसे, डिवीजन फॉर्मूला ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का आपने नीचे स्क्वायर लेना है, नीचे वाले फंक्शन को एक दफा एज इट इज ऊपर लिख देना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ही लेना है, माइनस का साइन लगाना है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने नहीं लिया उस फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। सिंपल इज डेट, सिंपल इज डेट। अब क्या करेंगे भैया, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा भाई इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके, सॉल्व कर सके, सही है ना भैया। अच्छा जी, क्या करना है भैया, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसको जरा मैं यहां से रिमूव कर दूं, ओके। अब देखो भाई सिंपल तरीके से, तो भाई अब सिंपल तरीके से इसको एक दफा आप एज इट इज लिख दीजिए। तो 1/2 का 1/2 बन गया, अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर क्या मौजूद है मेरे पास, सिंपल साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस x का कॉस x। अब क्या काम करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मेरे पास फॉर्मेशन आ रही है cos x का cos x, सही है ना। sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा, sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास सिंपल cos 2x का cos 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 के बराबर, माइनस के साइन के बाद sin 2x का sin 2x, cos x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नेगेटिव के sin x के बराबर। और नीचे देखिएगा हमारे पास नीचे क्या मौजूद है, नीचे मेरे पास सिंपल cos x का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज रहेगा। नीचे क्या मौजूद है, cos x का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। अब आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई मैं कैसे करूं इसको, अब देखो दो टर्म्स है यहाँ पे, दो चीज काम मैं यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ। पहला काम तो क्या है कि भाई ये जो मेरे पास अंडर रूट आ रहा है, मुझे मालूम है अंडर रूट किसके बराबर होता है, अंडर रूट हमारे पास बराबर होता है पावर में हाफ के। तो ये कंप्लीट इस टर्म के ऊपर इसकी पावर को शेयर करवा देता हूं मैं। तो भैया ये क्या बन जाएगा, इधर देखो ये बन गया मेरे पास 1/2 का 1/2, और यहाँ पे देखो मेरे पास जो ये अंडर रूट आ रहा था मैंने इस अंडर रूट को रिमूव कर दिया, सही है ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया, sin 2x डिवाइडेड बाय cos x का cos x एज इट इज, पावर में क्या चला जाएगा, हाफ का हाफ। देखो अंडर रूट क्या होता है, पावर में हाफ, एज इट इज का एज इट इज आ गया। अच्छा भाई यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्या टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, जरा इनको भी सिंप्लीफाइड कर देते हैं ताकि हमारा
थोड़ा सा काम क्या बन जाए, आसान बन जाए ना मेरा बेटा, हमारा काम ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, इधर देखो भाई, यहाँ पे cos x जब cos 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के एंगल्स क्या डिफरेंट है। तो 2 को मैंने पहले लिख दिया, सिंपल cos x का cos x इंटू cos 2x का 2x। आगे क्या बन गया देखो, यहाँ पे जब मैं इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या बन गया मेरे पास, सिंपल sin x इंटू sin 2x। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा cos x का होल स्क्वायर। सही है ना भैया, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या काम कर सकता हूँ कि भैया मेरे पास यहाँ पे दो टर्म जो यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रही थी, तो भाई इन दोनों के पास में पावर्स को एक तो इंडिविजुअली सेंड कर देता हूँ और उसके बाद सबसे नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स प्रिंसिपल। दैट इज बेसिकली, अगर एक से ज्यादा टर्म डिवीजन में डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। सही है ना भाई। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि देखो ये मेरे पास ऊपर 1 का 1 एज इट इज, नीचे 2 का 2 एज इट इज। भाई जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा ये पावर ऊपर वाली टर्म के पास भी जाएगी, नीचे वाली टर्म के पास भी जाएगी, है ना भाई। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जो मेरे पास पावर है ये सिंपल sin 2x के ऊपर भी पावर चली जाएगी हाफ की हाफ, और मेरे पास नीचे जो cos x आ रहा है इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी हाफ का हाफ। से है ना भैया। ओके, आगे देखो मेरे पास आगे क्या मौजूद है, आगे सिंपल मेरे पास यहाँ पे क्या बन रही है, इधर मेरे पास आ रहा है 2 cos x इंटू cos 2x, और प्लस के साइन के बाद क्या मौजूद है, sin x इंटू sin 2x। सही है ना। और नीचे क्या है मेरे पास, नीचे मेरे पास सिंपल तरीके से आ रहा है cos x का होल स्क्वायर। नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से cos x का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही है तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पलटी खा के लिखी जाएगी भैया। नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगी मेरे प्यारे शागिर्दों, ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी। तो भैया इसको नीचे से ऊपर पलट के जरा भेज देते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है, कोई इशू की बात नहीं है। सही है ना भैया। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से cos x की पावर में हाफ, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, 2 इंटू साइन 2x की पावर में हाफ। सही है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास सिंपल तरीके से इधर मेरे पास क्या बन गया, इधर मेरे पास सिंपल तरीके से cos x का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। ऊपर क्या फॉर्म हो रहा है, देखो ऊपर फॉर्म हो रहा है 2 cos x, आगे cos 2x का cos 2x मेरे पास एज इट इज का एज इट इज। सही है ना। आगे देखो, आगे मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस का sin x। अच्छा, अब देखो अगर मुझे इस टर्म को भी फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो sin 2x को मैं और ओपन कर देता हूं। हमें मालूम है मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, इट इज साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। sin 2x इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 2 sin x इंटू cos x के बराबर। तो sin 2x को अगर मैं ओपन कर दूं ये सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x के बराबर। सही है ना भैया। तो हमारे पास इस तरीके से हमने क्या करवा दिया, इसको ओपन करवा दिया। इससे फायदा क्या होगा, मैं यहाँ से टर्म्स को कॉमन ले सकूंगा। सही है ना भैया। अच्छा भाई, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ऊपर जो टर्म फॉर्म हो रही है क्या हो गई, यहाँ पे मेरे पास इधर एज इट इज cos x की पावर में हाफ, और नीचे क्या है, नीचे मेरे पास है 2 sin 2x की होल पावर में हाफ। मैं यहाँ से सिंपल तरीके से क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो मैं यहाँ से cos x को 2 cos x को बल्कि कॉमन ले सकता हूँ। इधर भी 2 cos x आ रहा है, इधर भी देखो 2 cos x आ रहा है। तो मैं ऊपर से क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ, 2 cos x को कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, देखो यहाँ से 2 cos x अगर चला जाएगा तो सिंपल cos 2x बचेगा। सही है ना, cos 2x बच गया, प्लस का sin x का sin x, और यहाँ पे भी क्या बच गया, सिंपल sin x का sin x बच गया। तो यानी कि sin स्क्वायर x मेरे पास ऊपर एक बच रहा है। ओके, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, नीचे मेरे पास cos x का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। यानी कि नीचे क्या मौजूद है, cos स्क्वायर x एज इट इज का एज इट इज। मैंने यहाँ तक कोई मुश्किल काम नहीं करा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। सही है ना भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मैं भी दोबारा भी पूरी बार रिपीट कराऊंगा, मसले की बात नहीं है। हमने यहाँ पे क्या स्टेप करा भाई, इधर से दोबारा समझ लो। मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से देखो, इधर cos x था, इस टर्म के पास भी क्या है 2 cos x, हमने ऊपर से सिंपल 2 cos x को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos 2x, ये sin x एज इट इज का एज इट इज, और ये sin x भी एज इट इज का एज इट इज। ये किसके बराबर बन जाएगा, चाहो तो डायरेक्टली इसको लिख लो ना यहाँ पे। ये डायरेक्टली मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा, अल्लाह भला करे, साइन स्क्वायर x के बराबर। डायरेक्टली इसको लिख लो एक ही दफा यार, अच्छी बात है ना, लिख लूंगा इसको एक दफा। अच्छा, अब देखो फायदा क्या हुआ, इस कॉमन लेने का फायदा ये हुआ कि इस cos x से नीचे वाला एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरी जो टर्म बन रही होगी वो कुछ अभी इस तरीके की फॉर्म हो गई, क्या बन गई, cos x होल पावर में 1/2, और नीचे डिवीजन में क्या है 2 sin 2x होल पावर में अगेन इसके पास भी हाफ का हाफ। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या चीज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे मेरे पास ऊपर बच गया 2 का 2 इंटू
ब्रैकेट के अंदर cos 2x प्लस का साइन स्क्वायर x, और नीचे डिवीजन के अंदर अब देखो सिंपल cos x का cos x बच रहा है। सही है ना भाई? यहां तक की बात तो बहुत सिंपल सी हो गई, आई डोंट थिंक किसी बच्चे को कोई मसला होगा। यहां तक तो हम लोगों ने बहुत सिंपल सा काम कर लिया। सही है ना भाई? यहां तक हम लोगों ने बहुत सिंपल सा काम परफॉर्म कर लिया। सही है भाई? यहां तक की बात भी हो गई। अच्छा, अगर आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते थे कि भाई देखो ये वाला जो 2 है, इस 2 को भी क्या कर सकता है, कैंसिल आउट कर रहा है ना। देखो ये वाला जो 2 है, इस 2 को कैंसिल आउट कर रहा है, तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ से एक तरीके से 2 भी रिमूव्ड हो गया। सही है ना? मेरे पास 2 भी रिमूव्ड हुआ हुआ है। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूं? अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करने का एक कॉन्सेप्ट और है। यहाँ तक की बात अगर पल्ले पड़ गई तो आप जरा गौर से बात समझिएगा। देखो भाई, हमें अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? देखो मैं चाहूं तो अभी और सिंप्लीफिकेशन भी हमारी हो सकती है, और अकॉर्डिंग टू बुक हमें और सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। देखो हमारे पास अगेन एक डबल एंगल फॉर्मूला होता है कॉस का। cos 2x का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल तरीके से बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। cos का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x के बराबर होता है cos का डबल एंगल फॉर्मूला। सही है ना भैया? cos का सिंपल डबल एंगल फॉर्मूला है। तो भैया यहाँ पे अगर मैं डबल एंगल फॉर्मूले को यूटिलाइज करूं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा cos x की होल पावर में 1/2 का 1/2। नीचे डिवीजन में भी क्या हो जाएगा? नीचे डिवीजन में भी हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से sin 2x की होल पावर में हाफ का हाफ एज इट इज। अब देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मुझे मालूम है cos 2x का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है। ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x के, प्लस के साइन के बाद क्या है? सिंपल sin स्क्वायर x। और नीचे डिवीजन में देखो क्या आ रहा है? नीचे डिवीजन में आ रहा है cos x का cos x। देखो माइनस के साइन से प्लस की वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। सिंपल तरीके से हमारे पास ये क्या बच गया भाई? हमारे पास सिंपल तरीके से फाइनली आ गया cos x की होल पावर में हाफ, नीचे डिवीजन के अंदर sin 2x की होल पावर में हाफ, और यहां पे क्या आ गया? सिंपल cos स्क्वायर x, और नीचे क्या बच गया? cos x। इस स्क्वायर से नीचे वाला cos भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ऊपर वाला ये cos इस cos की पावर हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये हो गया cos x की होल पावर हाफ एज इट इज का एज इट इज, नीचे डिवीजन के अंदर sin 2x की होल पावर में हाफ इंटू cos x का cos x। तो भाई देखो cos की पावर हाफ जब cos की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो wherever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो हाफ प्लस का 1 किसके बराबर होता है? हाफ प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 3/2 के। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल cos x की पावर पे 3/2 आ गया, और नीचे डिवीजन के अंदर sin 2x की होल पावर हाफ का हाफ एज इट इज। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्या होगा भैया? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा। चाहूं तो मैं इसको और भी ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का, यानी कि एक आंसर तो इस क्वेश्चन का ये आ गया, वरना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करवाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। कि भाई देखो मुझे मालूम है, हमें मालूम है sin 2x किसके बराबर होता है? भाई sin 2x बराबर होता है 2 sin cos x के बराबर, है ना भैया? तो वहां से हम एक और काम भी कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा दूं, देखो ऊपर क्या मौजूद है? ऊपर मौजूद है cos x की पावर में हाफ का हाफ, नीचे sin 2x आ रहा है, तो sin 2x किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। अगेन देखो इसकी पावर में भी क्या है? हाफ का हाफ एज इट इज। सही है ना? तो ये वाला जो cos x की पावर हाफ है, इस cos x की पावर हाफ को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिंपल आपके पास एक बेहतरीन आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर से cos x सिर्फ बच रहा होगा, और नीचे सिर्फ 2 sin x की पावर हाफ बच रहा होगा। ये इसका फाइनल 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 आंसर होगा। इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको आप। क्लियर है भैया? ऑल्दो अगर आप इसको यहां तक सॉल्व कर लो ये भी करेक्ट आंसर है, यहां तक सॉल्व कर लो ये भी करेक्ट आंसर है। बुक में चूंकि यहां तक सॉल्व हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहां तक सॉल्व करवा के जरूरी समझा है। सही है ना? मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं बेटा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बा खुदा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन को मार्क कर लो अपने पास। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी जो लास्ट किताब थी उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते थे जो हर साल पेपर में आते थे। तो मैं अगेन आपको पहले से बता रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। भाई कैसे सॉल्व किया? भाई सिंपल तरीके से, मासूमाना क्वेश्चन लग रहा था, हमने सिंपल तरीके से एक दफा क्वेश्चन का लिखा। चूंकि अंडर रूट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने काम क्या करना है कि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना था। मैंने आपको स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट सिखाया हुआ है। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने का शॉर्टकट क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों? सिंपल तरीके से 1/2 लिखोगे, और जो भी तुम्हारे पास स्क्वायर वाली टर्म आ रही होगी, जो भी तुम्हारे पास स्क्वायर वाली टर्म आ रही होगी,
दोगे उसको एक दफा एज इट इज डिवीजन के अंदर नीचे वाले 2 के साथ लिख दोगे, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओगे और रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका ऊपर डेरिवेटिव लिया जाता है। हमने सिंपल तरीके से यही काम किया, बा खुदा हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा, हमने सिंपल यही काम करा। इसके बाद जो कहानी हमने करी है वो क्या करी है भैया, यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज साथ से चलती रहेगी। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल जो हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही थी इनके ऊपर डिवीजन चूंकि डिवाइड हो रही थी, हमने इसका डिवीजन फॉर्मूला ले लिया। डिवीजन फॉर्मूला कैसे लेते हैं सबको आता है कि भैया नीचे वाले टर्म का नीचे स्क्वायर लिया, नीचे वाले टर्म को एक बार ऊपर लिखा, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव लिया, माइनस का साइन लगाया जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको रहने दिया, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसको डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और इस चीज को सिंप्लीफाई किया। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा काम हमने और किया, क्या भाई ये जो रूट आ रहा था मैंने रूट को ओपन करवा दिया। यहाँ पे रूट किसके बराबर होता है, कभी भी दुनिया में जो स्क्वायर रूट होता है मेरा बेटा इसकी पावर होती है 1/2 के बराबर, तो इस टर्म के ऊपर ही पावर आ जाएगी, नीचे वाले टर्म पे भी पावर आ गई, सिंपल इज दैट। अच्छा आगे का क्या काम किया भैया, आगे यहाँ पे बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवाई, सिंप्लीफिकेशन हो रही थी और देखो यहाँ पे मैंने जो अंडर रूट था इसकी पावर को दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे, सही है ना, तो पावर नीचे वाले टर्म पे भी गई ऊपर वाले टर्म के ऊपर भी गई। फिर हमने सिंपल मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करा, एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही थी, सबसे नीचे वाले टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन चल रही है सिंप्लीफिकेशन करी। अच्छा यहाँ पे हमने एक काम और क्या किया, देखो यहाँ पे sin 2x आ रहा था, हमने इसको ओपन करवा दिया, sin 2x इसके बराबर होता है मेरा बेटा, sin 2x बराबर होता है हमारे पास 2 sin x cos x के बराबर। हमने सिंपल तरीके से एक तो इसको ओपन करवा दिया, फिर बेसिक मैथ्स करी, बेसिक कॉमन मॉमन लिया, कॉमन लेने के ऊपर इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक cos x से स्क्वायर वाला cos कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, cos x की पावर हाफ डिवाइडेड बाय sin 2x की पावर हाफ, और इधर क्या मेरे पास आ गया, इधर मेरे पास सिंपल तरीके से आ गया cos 2x प्लस का sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x। फिर हमने फर्दर यहाँ पे cos 2x पे एक बार डबल एंगल फॉर्मूला और अप्लाई किया, तो उस डबल एंगल फॉर्मूले से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट करवा दिया हम लोगों ने, सही है ना भाई। ये बेसिक काम चल रहा है भाई, मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, बेसिक मैथ्स है। इस क्वेश्चन को अगर आप बाकी क्वेश्चंस को 4-4 दफा प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को कम से कम 10 दफा प्रैक्टिस करनी है। ये बेसिक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, एक से चीज देखो, एक से लड़ी परोती जा रही है, यानी कि जिस तरह वो होते हैं ना मोती के अंदर दाने से दाना परोया जा रहा होता है, एक आपके पास जो तस्बीह होती है, तस्बीह के अंदर क्या होता है, अगर आपने तस्बीह को कहीं से काट दिया तो सारे दाने निकल जाते हैं। वैसे देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने एक स्टेप मिस कर दिया आपसे सारी चीजें मिस हो जाएंगी। तो कहने का मकसद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट किया, ऊपर वाले स्क्वायर से कॉस कैंसिल आउट हो गया मेरा। अब हमने यहाँ पे दो काम कर सकते थे, एक काम तो सिंपल तरीके से कॉस को है तो कॉस की पावर हाफ से मल्टीप्लाई करवा दो, या दूसरा काम ज्यादा बेहतर है, वो क्या था कि भाई मैंने नीचे वाले साइन 2x को ओपन करवा दिया, तो भाई ये इस वाले स्टेप को बेशक आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आसान सा स्टेप है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या काम कर रहे हैं भैया, हम सिंपल तरीके से हम लोगों ने बोला तो भाई ये वाले स्टेप को आप बेशक यहाँ से मिटा दो, कोई मसले की बात नहीं है, स्टेप को आप बेशक मिटा दो। हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करा, देखो जब मेरे पास यहाँ पे सिंपल ये कॉस स्क्वायर एक्स से एक स्क्वायर से कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो भाई हम लोगों ने सिंपल ये साइन 2x को ओपन करवा दिया ना, ऊपर क्या बन गया, ऊपर मेरे पास बन गया cos x की पावर हाफ का हाफ एज इट इज इनटू cos x का cos x, और नीचे क्या था, नीचे sin 2x था, sin 2x इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 sin x इनटू cos x के होल पावर में हाफ का हाफ। तो देखो इस cos x से पावर हाफ से ये वाला cos x की पावर हाफ कैंसिल आउट हो सकता है। क्यों कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई जब कभी आपके पास ब्रैकेट के बाहर पावर आ रही होगी, पावर तमाम टर्म्स के पास जाएगी ना, 2 के ऊपर भी जाएगी, sin x पे भी जाएगी, cos x पे भी जाएगी, तो इसीलिए इस cos x के ऊपर भी सेम पावर थी, इस cos x पे भी सेम पावर थी, इसलिए आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x की पावर हाफ, और ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं हमारे मुल्क के, यार कोई मसला थोड़ी है इस क्वेश्चन में, नौजवानों के मसले की बात क्या है इस क्वेश्चन में, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, इजीली सॉल्व हो जाएगा। खाली पूरे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो वाहिद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीन था ना वो यही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, लिटरली बच्चों वाले क्वेश्चन हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ही आपसे 5 क्या कह रहा है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है टेंजेंट थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। एग्जामिनर कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई क्या मसले की बात है, हमारे शागिर्द तो चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं, बाखुदा हमारे शागिर्द चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि भाई देखो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, एक दफा क्वेश्चन को आपने एज इट इज लिख दिया सर, उसके बाद क्या करोगे, तो भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है टेंजेंट थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया, सिंपल डेरिवेटिव ले लिया, किसकी रिस्पेक्ट, थीटा की रिस्पेक्ट में, थीटा यहाँ पे आ रहा है। अच्छा अब देखो एक आसान तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, क्या अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, तो भैया कैसे ब्रेक करके इसको लिख सकता हूं, मुझे मालूम है कि भैया जो सेक थीटा आ रहा है ये दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा ना, क्योंकि टेंजेंट थीटा माइनस का 1 है ऊपर, तो जाहिर सी बात है जब एलसीएम ब्रेक होगा तो भैया सेक थीटा इसके नीचे भी लिखा जाएगा और ये -1 के नीचे भी क्या आ जाएगा, सिंपल सेक थीटा का सेक थीटा, सही है ना। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो मुझे मालूम है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, और 1 बाय सेक थीटा का सेक थीटा एज इट इज का एज इट इज, नेगेटिव का 1 बाय सेक थीटा एज इट इज का यहाँ पे भी
एज इट इज। सही है ना? हमने यहाँ तक क्या काम करा? देखो सेक थीटा दोनों टर्म्स के नीचे आ रहा है, टेंजेंट थीटा के नीचे भी आ रहा है, नेगेटिव के वन के नीचे भी आ रहा है, क्योंकि जब एलसीएम ब्रेक करोगे ऊपर अगर प्लस या माइनस में वैल्यू होती है तो नीचे वाली वैल्यू तमाम टर्म्स से लिखी जाती है। मैं इसका बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि 9 प्लस का बी है और नीचे डिवीजन में ए है, तो भाई अगर एलसीएम आप ब्रेक करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि नीचे वाली टर्म अगर ऊपर दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज प्लस या माइनस की फॉर्म में होती हैं, जब एलसीएम ब्रेक किया जाता है तो नीचे वाली वैल्यू तमाम की तमाम टर्म्स के साथ लिखी जाती हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि सेक थीटा दोनों टर्म्स के साथ आ गया, सेक थीटा टेंजेंट थीटा के साथ भी लिखा जाएगा, वन के साथ भी लिखा जाएगा। अब टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाय कॉस, सही है ना? और वन बाय सेक का सेक एज इट इज, नेगेटिव का वन बाय सेक थीटा एज इट इज का एज इट इज। तो भाई देखो यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको फर्दर, ये बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है मेरे पास वन बाय कॉस, है ना भाई? चूंकि ये पहले ही डिवीजन में लिखा हुआ है तो देखो सेक थीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, है ना भैया? तो इस कॉस थीटा से देखो ये वाला कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। ये वाला कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ये क्वेश्चन ही क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया साइन थीटा का साइन थीटा, नेगेटिव का साइन, वन बाय सेक क्या होता है? वन बाय सेक होता है कॉस थीटा के बराबर। अब आप फाइनली डेरिवेटिव को अप्लाई कर दीजिए। डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के बराबर। नेगेटिव का साइन एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? प्लस का साइन थीटा। और यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको ये वाला मेथड मुश्किल लग रहा है तो आप भाई डायरेक्टली डिवीजन फॉर्मूला पहले अप्लाई करो, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करो, फिर कॉमन लो, फिर काटम पीटी करो और फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तब भी उस सूरत में भी आपका यही आंसर आएगा। सही है ना? उस सूरत में भी आपका आंसर यही आएगा। मगर वो लंबा मेथड है, ये छोटा सा शॉर्टकट मेथड मैंने आपको करवा दिया कि पहले आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस को यूज किया, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस को यूज करते हुए चीजों को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया, विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, विद इन सेकंड्स के अंदर। कोई बच्चों वाली चीज है भाई, बच्चों वाली चीज है। इसी तरीके से देखो मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? वो भी आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 6 भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, 5 नंबर के लिए कभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कहता है कि भैया सॉल्व करके बताओ। किसको सॉल्व करके बताओ भाई? अब ये क्वेश्चन आता है ना, ये अच्छा मजे का क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया अगर साइन एक्स स्क्वायर में दे दूं और मैं तुम्हें दे दूं साइन स्क्वायर एक्स को, तो इनको जरा सॉल्व करके बताओ। अब बहुत सारे हमारे जो मासूम से बच्चे होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता दोनों में डिफरेंस क्या है। बट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और अगर आप मेरे शागिर्द और आपने मेरे पुराने लेक्चर्स लिए हुए, यू रिमेंबर कि मैंने आपको ये चीज अलग से बताई थी कि मेरा बेटा अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे पावर आ रही हो या अगर एंगल पे पावर आ रही हो, दोनों डिफरेंट तरीकों से सॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन ने बेसिकली ये चीज मांगी हुई है। देखो ये चीज मैंने आपको 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर 6 लेक्चर्स पहले पढ़ाई थी मैंने। सिंपल है भाई, कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल तरीके से एक दफा क्वेश्चन को आपने एज इट इज उतार लिया, उतार लिया सर। अब क्या काम करोगे? सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट से, सही है ना मेरे प्यारे बेटा? डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट से। तो भाई ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के पास बारी बारी चला जाएगा, इस टर्म के बाद भी चला जाएगा, इस टर्म के बाद भी चला जाएगा, है ना भैया? तो डेरिवेटिव साहब हमारे चले जाएंगे एक दफा साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर, और एक दफा हमारे डेरिवेटिव साहब चले जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर। तो भैया साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो मैंने आपको ये बात बहुत दफा पढ़ाई भी है, कभी भी तुम्हारे एंगल के ऊपर अगर डेरिवेटिव आ रहा हो तो ये नॉर्मल चीज है। आप सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हो। साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? कॉस के बराबर होता है। और जो भी यहाँ पे एंगल आ रहा है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के बराबर आ गया, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज। अब जब डेरिवेटिव यहाँ पे लेने की बारी आएगी साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज मैंने पहले भी आपको बहुत डिटेल में समझाई थी कि मेरा बेटा देखो, साइन का तो डेरिवेटिव में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मगर साइन स्क्वायर के लिए कोई डेरिवेटिव में फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो एज सच फॉर्मूला फॉर द साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो कभी भी कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म पे अगर पावर आ रही हो ना, तो पावर फॉर्मूला यूज किया जाता है। पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं? पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी। अब बेस का डेरिवेटिव लोगे, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स के बराबर। अब फाइनली सॉल्व हो गया। तो भाई ये क्या बन गया? ये 2x का 2x पहले लिख देते हैं सिंपल तरीके से, कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? आगे देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल डबल एंगल फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। 2 sin x cos x के बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है। तो यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो उसको क्लोज कर दीजिए। ये मेरा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन
क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है एमसीक्यूज में है। असल क्वेश्चन जो था ना क्वेश्चन नंबर 4 था, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। कहने का मकसद क्या है भैया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। देखो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एंगल के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो या कभी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म पे स्क्वायर आ रहा हो, दो डिफरेंट बातें होती हैं। अगर सिंपल एंगल पे पावर आ रही है तो आप सिंपल डेरिवेटिव का ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, सही है ना। मगर अगर कभी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म पे पावर आ रही है तो वहां पे हमेशा पावर फॉर्मूला यूज होता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लास्ट में एक छोटी सी बात दोबारा करूंगा मेरा प्यारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, इससे एप्टीट्यूड के अंदर भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, और इंशाल्लाह ताला आपके 5 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन आ रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो 5 नंबर में बेतहाशा आ रहे होंगे। तो भाई जो भी क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज आप करते जाएं, खुदारा उसकी बैठ के प्रैक्टिस करें, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जो चीज आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इट डिमांड्स कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके लिए नुकसानदेह चीज है वो, सही है ना भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, ई कैट का एमडी कैट का न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आपको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग सेंटर को खुदारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने माँ बाप के पैसे बचाना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो, आप बिल्कुल किसी कोचिंग सेंटर में भी आ सकते हो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वहां पे जाके भी आप मुझसे ही पढ़ रहे होगे, मेरी यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, इतनी गारंटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दे देता हूँ, सही है ना भाई। तो एप्टीट्यूड का मेरा ई कैट एमडी कैट का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला, तो उसको कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है। आप इधर नस की तैयारी करना चाह रहे हो, फास्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, आईबी की तैयारी करना चाह रहे हो, जीआई की, आई की, प्यास की, या एमडी कैट आपको कोई फ्रेंड देना चाह रहा है, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे वो डॉ हो, चाहे वो नम्स हो, चाहे वो आखान यूनिवर्सिटी हो, आप एमडी कैट की तैयारी करना चाह रहे हो, आप किसी भी कोचिंग सेंटर माफिया के पास जाओगे, बेटा मेरा बेटा वो 80,000 रुपए 60,000 रुपए कंप्लीट कोर्स की फीस लेंगे। मैंने जो अपना एप्टीट्यूड का बैच स्टार्ट किया हुआ है, ऑल्दो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, मगर वो सिर्फ मैथ्स के हैं। कोचिंग से मुझसे पढ़ने का कंप्लीटली डिटेल में फायदा क्या होता है कि मेरा प्यारा बेटा, डिटेल के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं, तमाम के तमाम लेक्चर्स भी मिलते हैं, टेस्ट भी होते हैं, और तमाम सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, सब तमाम चीजें मिल रही होंगी। और उस कंप्लीट कोर्स की फीस, वही कोर्स जो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ोगे 80,000 रुपए देके, 60,000 रुपए देके, वो कंप्लीट कोर्स आपको आराम से 6,500 रुपए के अंदर पूरे साल की फीस के ऊपर मिल रहा होता है। लाइव क्लासेस होती है, तमाम बेहतरीन फैकल्टी होती है मेरे पास, है ना भाई। तो ये फायदा होता है कंप्लीट एप्टीट्यूड पढ़ने का। तो भाई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, काइंडली आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी क्लास को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगा कि आप जहां हैं, जैसे हैं, खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।